अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक नए लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर 5 है। चैप्टर 3 को स्टार्ट किया था हमने कि के बोर्ड के मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स और वेक्टर्स के मुतालिक हमने पढ़ा था, डिटेल से पढ़ा था स्केलर्स और वेक्टर्स के मुतालिक, ग्राफिकली, ज्योमेट्रिकली, और इसके साथ साथ हमने स्केलर और वेक्टर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी देखी थी। लेकिन अब एक्सरसाइज पे आते हैं। 5वां लेक्चर है। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 3.1 का, ए बी सी डी ई एंड एफ इज अ रेगुलर हेक्सागोन। अगर हमारे पास ए बी सी डी ई और एफ का एक रेगुलर हेक्सागोन है तो उसके अलावा क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। ए बी जो लाइन सेगमेंट है, इसका मतलब है ए इनिशियल पॉइंट है और बी टर्मिनल पॉइंट है इस वेक्टर का। तो ये ए हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट है और ये टर्मिनल पॉइंट है। तो ये वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में है, इसलिए ए बी वेक्टर को मैंने ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। क्वेश्चन में गिवन है ये डाटा। और बी सी वेक्टर जो है बी, अब इसकी जो टेल है टेल रूट के साथ ऐड हुए हैं और इसका टर्मिनल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट बी सी वेक्टर का ही है। इसको बी से रिप्रेजेंट किया है और सी डी को सी सी इसी तरह रिप्रेजेंट किया है। रेगुलर हेक्सागोन है, मतलब ये है अगर ये रेगुलर हेक्सागोन है, इसके तीनों साइड्स के मुतालिक हमें गिवन है कि ये ए को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी को बी से और तीसरी को सी से। आगे क्या बताता है क्वेश्चन में, स्टेट द फॉलोइंग वेक्टर्स एज स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ए बी और सी। अब बाकी जो है जो गिवन है ये 6 वेक्टर्स गिवन है। इन 6 वेक्टर्स को हमने स्केलर मल्टीपल्स लिखना है इन वेक्टर्स का। स्केलर मल्टीपल क्या है, बेसिकली अगर एक वेक्टर है हमारे पास ए, किसी स्केलर नंबर से उसको मल्टीप्लाइड कर ले तो स्केलर मल्टीपल उस वेक्टर का बनता है। अब इस रेगुलर हेक्सागोन की तीनों साइड्स के मुताबिक तो कहा गया है ये ए वेक्टर है, ये बी है, ये सी है, और बाकी हमने इन ही की मदद से इन ही के स्केलर वेक्टर्स इनके बनाने हैं, डी ई ई एफ ए और ए डी, और इसके अलावा इसके साथ साथ जो है वो बी डी। पहले देखते हैं रेगुलर हेक्सागोन है, इस डायरेक्शन में सारे वेक्टर्स हाइपोटेल रूल के साथ ऐड होंगे। फर्स्ट वेक्टर, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ वेक्टर होगा, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। अगर अब हम देखें तो पहला हमारे पास है डी ई। डी ई को कैसे फाइंड कर सकते हैं, डी ई को थोड़ा सा देखते हैं। डी ई की जो डायरेक्शन है वो ये है और ए बी की जो डायरेक्शन है वो ये है। डायरेक्शन में ऑपोजिट्स है और ये जो दोनों साइड्स है ये अपोजिट साइड्स है हेक्सागोन की और ये पैरेलल साइड्स है। तो फिर हम लिख सकते हैं अगर ये रेगुलर हेक्सागोन है, रेगुलर का मतलब है कि ऑपोजिट साइड्स के लेंथ जो है, हर ऑपोजिट साइड्स के लेंथ इक्वल है आपस में, ए बी लेंथ और बी सी बी ई जो है ये आपस में इक्वल है, तो इसको रेगुलर हेक्सागोन कहते हैं। वैसे मैंने बनाया थोड़ा सा अजीब है, मतलब ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है ये आपस में इक्वल नहीं है, मतलब ये सी डी और इसकी इक्वल नहीं है। बेसिकली रेगुलर हेक्सागोन में सारे जो 6 साइड्स हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो मैंने ऑपोजिट साइड्स तकरीबन मैंने सेम दी है। ए बी वेक्टर को अगर ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो डी ई को फिर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये इसका ए बी का पैरेलल है, तो लेकिन ये सोल्यूशन में पहला हम कैसे लिख सकते हैं, फिर जो ऑप्शन ए है, ए गिवन है, डी ई जो है वो क्या है, इस साइड के पैरेलल है। अगर ये ए से बी की तरफ वेक्टर है, बी से ई की तरफ ये दूसरा वेक्टर, ये आपस में पैरेलल है ये दो साइड, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है, इसलिए मैं -a लिखूंगा यहाँ पे। मतलब ये है कि ये सिर्फ डायरेक्शन में चेंज है, बाकी क्या है ये मैग्नीट्यूड में सेम है। अभी दूसरा वेक्टर देखते हैं, ई से एफ की तरफ। इससे ही पता चलता है कि ये इनिशियल पॉइंट इस ई एफ वेक्टर का, ई इनिशियल है और एफ फाइनल है। डी ई का ई से इससे पता चलता है कि डी इनिशियल है और ई फाइनल पॉइंट है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ये जो एरो हेड है इस साइड में टोटल ड्रॉ की है। तो अब देखते हैं दूसरा जो है हमारे पास वो क्या है, दूसरा हमारे पास है ई एफ। ई एफ को कैसे लिख सकते हैं, ई एफ पैरेलल है किसके,
बी सी के मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है, ये इस डायरेक्शन में है, ये इसमें है, तो ये इसके पैरेलल हो गया, मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है, तो माइनस बी हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास तीसरा है, तीसरा कौन सा है, एफ ए, वो किसके पैरेलल है, वो पैरेलल है सी डी के, तो मैं लिख सकता हूँ कि डायरेक्शन में तो ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि एफ ए हमारे पास जो वेक्टर है वो क्या है, माइनस सी वेक्टर। ये तीन तो हमने लिख लिए आसानी से। अब दो और है, एक है फोर्थ वेक्टर जो गिवन है, रिक्वायर्ड है हमें ए डी, ए से डी की तरफ, डायरेक्शन बी ऊपर है ए और डी के ऊपर, मतलब ये लाइन सेगमेंट जो है ये एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है इसका, और ये कौन सा वेक्टर है, ये डायगोनल वेक्टर है। अगर ए को देख ले, एक पॉइंट ये है और डी पॉइंट ये है, इसका मतलब है कि ए से डी की तरफ वेक्टर है, ये एक डायरेक्टेड लाइन है, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन किसकी तरफ होगी, डी की तरफ होगी, डायरेक्शन किसकी तरफ होगी, डी की तरफ होगी। तो फिर हम लिख सकते हैं कि ये जो ए से डी की तरफ वेक्टर है ये एक डायगोनल है। इसको कैसे स्केलर मल्टीपल में लिखेंगे, इसको देखिए, ये ई एफ और बी सी के पैरेलल लग रहा है, लेकिन अगर डायरेक्शन को देख ले, बी सी की डायरेक्शन भी यही है और इसकी भी यही है, अगर इसको देख ले इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब ये आपस में एंटी पैरेलल है। अगर एक पॉइंट पे ड्रॉ कर ले हम तो 180, एक पॉइंट को जो है वो उसका ले ले, मतलब एक पॉइंट पे जब ज्वाइन कर ले इसको, इस पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर ले तो फिर क्या 180 डिग्री बनाते हैं, ये एंटी पैरेलल है, लेकिन सिर्फ इस साइड की ये पैरेलल है। जब ये बी है और हमें ये भी पता है, हिंट में गिवन है, क्वेश्चन के हिंट में भी लिखा है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो ऑपोजिट साइड के डबल लेंथ के होते हैं। अब अगर ये बी है तो ये डायरेक्ट, अगर ये बी वेक्टर है तो ये फिर क्या बनेगा, ये ए डी वेक्टर हमारे पास क्या बनेगा, ए डी वेक्टर हमारे पास 2b बनेगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल भी है और डायगोनल है, इससे दुगना इसकी लेंथ होगी। और इसके अलावा एक हमारे पास और भी है बी ई वेक्टर। इसको अगर देख लीजिए, एफ ए और सी डी के दोनों को पैरेलल लग रहा है, लेकिन उसकी वेक्टर की पैरेलल हमने भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड फर्क नहीं पड़ता पैरेलल एंटी पैरेलल के लिए। मैंने बताया भी था टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में, सिर्फ हम डायरेक्शन को देखते हैं। अगर दो वेक्टर्स अगर है हमारे पास, उन्होंने उनका एक का इनिशियल पॉइंट और दूसरे का इनिशियल पॉइंट आपस में एक जगह पे है, इसका मतलब है इन दोनों ने इस इनिशियल रे से इस टर्मिनल रे ने रोटेशन स्टार्ट नहीं की है, तो इनके दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री है, ये दोनों पैरेलल है आपस में। अगर मैं इस तरह मार्कर को रोटेट कर लूँ यहाँ से, अगर मैं इस मार्कर को यहाँ से रोटेट कर लूँ इस तरह, तो 180 डिग्री रोटेशन हो गई। ये दो वेक्टर्स आपस में फिर क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स है। तो हमारे पास ये वेक्टर अगर सी डी को देखा जाए तो ये इस डायरेक्शन में है, अगर बी ई को देखा जाए तो वो भी सेम डायरेक्शन में है। और हिंट में हमें बताया गया है चैप्टर के 3.1 एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन के नीचे हिंट गिवन है, लेकिन मैंने लिखा नहीं है, जगह कम थी इसलिए मैंने नहीं लिखा है। वो हिंट आपको याद होना चाहिए कि हर हेक्सागोन का जो डायगोनल है वो ऑपोजिट साइड के डबल लेंथ के इक्वल है, उसके लेंथ के डबल है वो। तो बी ई को हम कैसे लिख सकते हैं, 2c, डायरेक्शन सेम है और इसके लेंथ की ये डबल है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, गिवन द वेक्टर्स a एंड b एज इन फिगर में इस तरह बुक में दो वेक्टर्स गिवन है, इसकी मैग्नीट्यूड इतनी है और इसकी मैग्नीट्यूड इतनी है। तो उसके बाद क्या बताया है, उसके बाद बताया है हमें कि ये तीनों वेक्टर्स आप ड्रॉ कर लो। इसका मतलब ये है कि ये हेटोटेल रूल ही की मदद से हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें स्केलर मल्टीपल का पता हो। ये ए बी वेक्टर है, इसके लिए b को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे ये a वेक्टर है, इसके लिए a को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे जो तीसरा है, a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो नेगेटिव डायरेक्शन शो करता है वो वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूशन में हमारे पास जो है पहला a + 2b, पहले a को लिखते हैं। a वेक्टर हमारे पास इतनी ही लेंथ का एक वेक्टर हमने ड्रॉ करना है, वो क्या है, वो हमारे पास है
ए वेक्टर हमारे पास है फॉर एग्जांपल इक्वल लेंथ का। फॉर एग्जांपल मैंने स्केल के साथ नहीं ड्रॉ किया है, ऐसे ही ड्रॉ किया है, आप स्केल के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी लेंथ को देख ली, उतनी ही लेंथ वाला एक वेक्टर ड्रॉ कर ली। अब दूसरी का टेल ये है और पहले का हेड ये है, तो इसको 2b लिखना है हमें। इसके डबल, अगर इसकी लेंथ इतनी है तो इतनी लेंथ और लगा दे इसके साथ, इसी डायरेक्शन में ये वेक्टर ड्रॉ कर ले, तो ये 2b हमारे पास होगा। b के लिए क्या है, स्केलर मल्टीपल में आता है 2b, तो ये हमारे पास 2b वेक्टर हो गया। अब रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ होगा, टेल ऑफ द फर्स्ट से हेड ऑफ द लास्ट की तरफ, हेड ऑफ द लास्ट ये है, तो ये हमारे पास जो वेक्टर बनता है यहाँ पे, इस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, इस वेक्टर को हम a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर कहते हैं। अब हमारे पास है एक दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है 2a माइनस b वेक्टर। पहले हमें 2a को देखना है। 2a का ये स्केलर मल्टीपल है और ये -1 स्केलर मल्टीपल b का ये भी स्केलर मल्टीपल है, या हमें ये शो कर रहा है कि b के ऑपोजिट डायरेक्शन का ये वेक्टर है। तो पहले हम 2a को इस लेंथ की दुगना इसका लेंथ ले लो, क्योंकि ये a वेक्टर है। अब हमें 2a लेना है, तो हमने दुगना डायरेक्शन की दुगना लेंथ का एक वेक्टर लेना है। ये हमारे पास 2a वेक्टर हो गया। ये लेंथ इतना है और इतना हमने और ले लिया, डबल हो गया, तो ये 2a वेक्टर बन गया। अब हमारे पास -b है, मतलब मैग्नीट्यूड इतना ही होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन इसका ऑपोजिट हो। माइनस का मतलब है ये नेगेटिव, -b का मतलब है ये इस वेक्टर का नेगेटिव है। दो वेक्टर कब आपस में नेगेटिव हो सकते हैं, जब डायरेक्शन में वो ऑपोजिट हो और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो इन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स कहते हैं। अगर ये b हमारे पास, c हमारे पास एक वेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर हम ड्रॉ कर लेंगे इसका रिजल्टेंट b होगा वो, तो -c। ये दोनों आपस में ये दोनों क्या है, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे की नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स है, ये एक दूसरे की क्या है, नेगेटिव है। ये दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में से डायरेक्शन में ऑपोजिट है। अब देखते हैं -b को। b वाला जो लेंथ है वो देख लो, उस मैग्नीट्यूड को उसकी इक्वल यहाँ से एक उसी डायरेक्शन में, अगर इसकी डायरेक्शन ये है तो रिवर्स इसकी डायरेक्शन ये बनेगी। एक और -b वाला वेक्टर ड्रॉ कर लो, फर्स्ट की हेड पे दूसरी का टेल रखो, एक -b वेक्टर ड्रॉ करो। अब रिजल्टेंट क्या होगा, फर्स्ट की टेल से सेकंड लास्ट वेक्टर की, अब यहाँ पे ट्रायंगल लॉ बनेगी, लास्ट वेक्टर की हेड की तरफ ये वेक्टर, ये हमारे पास क्या है, 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर है। अब तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा है 3a माइनस 2b। पहले 3a को ड्रॉ करना है, मेरे पास जगह इतना है नहीं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास 3a बन गया, ये फॉर एग्जाम्पल 3a है, ये 3a वेक्टर है। दूसरा हमारे पास क्या है, -2b, मैग्नीट्यूड भी डबल होनी चाहिए और डायरेक्शन भी ऑपोजिट। ये लो, ये डायरेक्शन, वो फिर उस क्वेश्चन के लिए जगह नहीं बचेगी, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया मेरे पास 3a, अब ये हो गया -2b, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या बनेगा, ये वाला हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। इसको हम कह सकते हैं 3a वेक्टर -2b वेक्टर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं थोड़ा सा। एक ट्रायंगल है OPQ, OP को P से रिप्रेजेंट किया है, OQ को Q से रिप्रेजेंट किया है, R एक पॉइंट है, वो मिड पॉइंट है OP का, और S जो है वो लाई करता है OQ पे। लेकिन मैंने इस S को इधर क्यों लिखा है, इधर क्यों पॉइंट इसका लिया है, क्योंकि कंडीशन गिवन है हमें। कंडीशन कौन सी है, कंडीशन ये है कि OS की जो मैग्नीट्यूड है, OS की जो मैग्नीट्यूड है वो SQ के ट्रिपल है। मतलब क्या है, ये ग्रेटर मैग्नीट्यूड है, ये स्मॉलर है। अगर SQ हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, 3 से मल्टीप्लाइड करें, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये हमारे पास 6 होगी, इसके 3 गुना है। ये कंडीशन गिवन है, इसलिए मैंने इसको 2 सेंटीमीटर लिया है। ये हमारे पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक 6 मैंने लिया है। ये हमारे पास क्या है, 2 सेंटीमीटर है तकरीबन, सपोज कर लिया।
अब सपोज करें अगर ये हमारे पास 2 है तो ये हमारे पास लाजमी 6 होगा, क्योंकि अगर एस क्यूब की जगह 2 सेंटीमीटर लिख लो तो ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर बनेगा। स्टेट इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। अब इन 4 वेक्टर्स को पी और क्यू की टर्म्स में लिखना है, क्योंकि ओ पी तो पहले पी की फॉर्म में है, ओ क्यू भी क्यू की फॉर्म में है। अब इन चारों को लिखना है हमने, तो सोल्यूशन देखते हैं। पहले हम पहला ऑप्शन जो है वो हमारे पास है ओ आर। ओ आर एक वेक्टर है। ओ आर कहां से कहां तक है? ये पॉइंट ओ है, ये दूसरा पॉइंट आर है। मैंने इस डायरेक्शन में क्यू लिखा है ओ आर। इस पॉइंट से मुझे मैथमेटिकली अंदाजा हो रहा है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और आर जो है वो टर्मिनल पॉइंट है। और हम दूसरी तरह भी कह सकते हैं ओ ई पी की क्या डायरेक्शन थी? ओ से पी की तरफ ये डायरेक्शन थी। जब ओ से पी की तरफ ये थी तो ओ आर की उसी डायरेक्शन में हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसी डायरेक्शन में ओ आर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ओ आर हमारे पास ये बन गया ना, ओ ये पॉइंट आर है ओ आर। जब ओ पी हमारे पास ये वेक्टर है और हमें चाहिए क्या? ओ आर वेक्टर। अगर इस आर को देख लें, आर के मुताबिक क्या कहा है? R is the midpoint of OP। अगर इस मार्कर में एक ही ऐसा पॉइंट है जो इस मार्कर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये R ही है। फॉर एग्जाम्पल ये लेंथ OCP तक एक लेंथ है, R एक पॉइंट है, R मिड पॉइंट होगा। फिर ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है ये आपस में इक्वल होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि OP को अगर 2 पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास OR की वो लेंथ आएगी। मैं लिख सकता हूँ OR इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय OP वेक्टर। OP वेक्टर का तो हमें पता है क्या है, P से रिप्रेजेंट किया, इस तरह मैं लिख सकता हूँ। ये हमारे पास एक वेक्टर बन गया OR। अब दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास है PQ। PQ को कैसे फाइंड कर सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ PRQ। पी आर और क्यू की पी क्यू की टर्म में किस तरह इसको लिख सकते हैं? अब अगर देख ले पी क्यू को, पी क्यू पी इनिशियल पॉइंट है इस वेक्टर का, क्यू टर्मिनल, इसलिए मैंने इस डायरेक्शन में लिखा है। अब अगर इसको देख ले पी क्यू, पहला वेक्टर हमारे पास क्या है? ओ पी। ओ की दो पोजीशन वेक्टर है और ये उनका पी से क्यू की तरफ हमने जो वेक्टर ज्वाइन किया है, एक ये बना है। अब अगर देख ले, दिस इज फर्स्ट वेक्टर, दिस इज सेकंड वेक्टर, क्योंकि ये फर्स्ट का हेड है, दूसरी का टेल है। यहाँ पे हेड्स मिलते हैं दो वेक्टर्स के, इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये फर्स्ट वेक्टर है, ये दूसरा है। ये फर्स्ट नहीं है, ये दूसरा भी नहीं है। इससे हमें अंदाजा हो गया है जब हेड मिलते हैं वो उनमें से एक रिजल्टेंट होगी, उनमें से एक लाजमी रिजल्टेंट है। जब एक रिजल्टेंट है, ये है रिजल्टेंट या ये है, मुझे पता नहीं है। अब स्टार्टिंग पॉइंट को देखते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट O है इस वेक्टर का, ये तो बाद में बना है ना। OP का स्टार्टिंग पॉइंट O है, तो O से P की तरफ जो वेक्टर है ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर हो गया और ये हमारे पास दूसरा वेक्टर हो गया, क्योंकि फर्स्ट की हेड पे दूसरी का टेल है, ये हमारे पास सेकंड वेक्टर हो गया और ये हमारे पास रिजल्टेंट है। तो मैं लिख सकता हूँ पी क्यू को जब हमने फाइंड करना हो तो फिर मैं ट्राइंगल लॉ को यूज कर सकता हूँ। वो क्या बताती है ट्राइंगल लॉ? ट्राइंगल लॉ हमें ये बताती है कि आप क्या कर लो, ओ पी वेक्टर को ऐड कर लो पी क्यू वेक्टर के साथ, आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? ओ क्यू आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि ये वेक्टर मुझे यहाँ से यहाँ ले जाता है और ये वेक्टर यहाँ से यहाँ मुझे ले जाता है। ये दूसरा वेक्टर, ये पहला वेक्टर यहाँ से यहाँ मुझे ले जाता है और ये दूसरा वेक्टर यहाँ से यहाँ मुझे ले आता है। अब ये रिजल्टेंट जो है ओ सी क्यू वाला जो वेक्टर है वो मुझे ओ सी क्यू की तरफ ले जाता है। तो इसलिए मैंने लिखा है ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर। अब ओ पी क्यू हम इससे निकालेंगे, ओ क्यू भी हमारे पास मालूम है, ओ पी भी मालूम है, तो पी क्यू को इधर ही छोड़ दें, पी क्यू को इधर ही छोड़ दें। ओ क्यू वैसे भी इस साइड पे है, ओ पी को इस साइड पे शिफ्ट कर ले तो क्या बनेगा हमारे पास? ओ पी वेक्टर। मैं लिख सकता हूँ क्यू के लिए क्या यूज हुआ है, क्यू, पी के लिए, ओ पी के लिए क्या यूज हुआ है, पी। तो पी क्यू माइनस पी, ये हमारे पास दूसरा आ गया। अब हमने तीसरा क्या करना है? तीसरा हमने ओ एस को फाइंड करना है। ओ एस कैसे फाइंड होगा? ओ एस को अगर देखा जाए, यहाँ से यहाँ वाली जो लेंथ है वो ओ एस है, इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, और ये क्या है हमारे पास? एस क्यू है। अब इस कंडीशन की तरफ आते हैं, क्योंकि ओ एस, इससे अंदाजा हम लगा सकते हैं, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, अगर एस क्यू 2 सेंटीमीटर है हमारे पास
तो फिर इस 3 की वजह से स्केलर मल्टीपल है इस वेक्टर का, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, तो फिर इसकी मैग्नीट्यूड ओ एस की क्या होगी, इसके 3 गुना होगी। तो फिर मैं इस तरह लिख सकता हूं कि अगर ओ क्यू हमारे पास एक क्यू वेक्टर है, ये ओ एस जो है, ओ एस हमारे पास क्या आएगी, ओ एस के लिए मुझे जरूरी है कि एस क्यू का पता हो। एस क्यू मैंने इस कंडीशन से अंदाजा लगाया है कि इसके 3 गुना ये बनता है, या मैं अगर इसको 3 को इधर शिफ्ट कर लूं, 3 को इधर शिफ्ट कर लूं तो क्या बनता है, एस क्यू हमें एस क्यू का हमें ये पता चलता है कि ये ओ एस का तीसरा पार्ट है। ओ एस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूं, ये हमारे पास आएगा। इस तरह हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं देख लूं यहाँ पे ओ क्यू को, ओ क्यू हमारे पास क्या है, क्यू वेक्टर से रिप्रेजेंट होता है। ओ एस को फाइंड करने के लिए फिर मैं कौन सा इक्वेशन यूज करता हूँ, ओ क्यू पहले मैं लिखता हूँ, ओ एस तो हमने फाइंड करना है, मैं लिख सकता हूँ कैसे, ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ एस वेक्टर प्लस एस क्यू वेक्टर। ओ से एस की तरफ जो वेक्टर है इसको इसके साथ ऐड कर ली तो ओ क्यू हमारे पास बनता है। एस क्यू का ओ एस हमने फाइंड करना है, ओ क्यू का तो हमें पता है, ओ क्यू क्या है, क्यू वेक्टर है, तो मैं लिख सकता हूँ ओ एस इज इक्वल टू, ओ एस को अकेला छोड़ दे, इसको इधर शिफ्ट कर ले, एस क्यू माइनस ओ एस को इधर अकेला छोड़ दे और ओ क्यू की तरफ एस क्यू को शिफ्ट कर ले, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब ओ एस हमारे पास क्या आएगा, ओ क्यू का तो हमें पता है 1 क्यू, और एस क्यू क्या है, थर्ड पार्ट है इसका, इसके 3 गुना, ये 3 गुना है, ये उसका तीसरा हिस्सा है उस लाइन का, तो मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 3 क्यू। अब इससे क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम ले ले, 3 माइनस 1 क्यू, तो हमारे पास क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 क्यू, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओ एस बन गया, ये बी क्यू, ये ओ पार्ट। अब लास्ट जो है आर एस को कैसे फाइंड कर सकते हैं, आर एस ये वेक्टर है, आर एस को आपने क्या करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, या आप ड्रॉ कर सकते हो, तरीका मैं बताता हूँ। तरीका क्या है, ओ एस का हमें पता चला है, ओ एस क्या है 2 डिवाइड बाई 3 क्यू, ओ एस का भी पता चला है, ओ पी का भी पता चला है, ओ आर का भी पता चला है, ये हमारे पास पास्ट वेक्टर है, ये हमारे पास दूसरा है, ये रिजल्टेंट है। हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, चौथे के लिए, चौथे को हम कैसे फाइंड करते हैं, ओ एस इज इक्वल टू ओ पी प्लस आर एस को हमें फाइंड करना है, आर एस को अकेला छोड़ दो तो क्या आएगा, ओ एस माइनस ओ पी। आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, ओ एस की जगह आपने क्या लिखना है, ये वेक्टर लिखना है, ओ पी की जगह पी वेक्टर लिखना है, ये इसका रिजल्ट आएगा आर एस का। क्वेश्चंस का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, ओ ए सी बी इज अ पैरेललोग्राम विद ओ इज इक्वल टू ए वेक्टर, ओ बी इज इक्वल टू बी वेक्टर। ओ ए सी बी हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। ओ ए के मुताबिक कहा गया है कि ये ए वेक्टर है और ओ बी हमारे पास बी वेक्टर है। ए सी इज एक्सटेंडेड, जब सी यहाँ पे पॉइंट है, इसके पैरेलल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, इसके पैरेलल यहाँ पे ए सी को एक्सटेंड करते हैं किसी पॉइंट बी की तरफ, डी आउटसाइड दी पैरेललोग्राम है, वेयर लेकिन डी पे एक कंडीशन लागू है, वो ये है कि ए सी को 2 पे डिवाइड कर लो तो सी डी की लेंथ इक्वल होगी। मतलब ये है अगर सी डी का 2 सेंटीमीटर लेंथ है तो इसकी क्या होगी 4 सेंटीमीटर होगी, या इसको 2 पे डिवाइड कर लो ये बनेगी, या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सी डी को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ई सी वाला लेंथ बनेगा। आगे क्या है, फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ये 3 गिवन है, इन तीनों को ए और बी के टर्म्स में हमने फाइंड करना है। पहले देखते हैं सोल्यूशन में ए को, ए डी को कैसे फाइंड करते हैं, ए डी को अगर देखा जाए ए से डी का रास्ता, हमें पैरेललोग्राम पहले नजर आता है, ये हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स है, मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में सेम है, तो ये भी हमारे पास भी आ गया। अब यहाँ पे देख लो,
सी डी को कैसे मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने ए से डी का फासला मैयर करना है, तो ए डी के फासले को हम कैसे मैयर कर सकते हैं, ए से सी तक का फासला, सी से डी तक का फासला इक्वल है ए से डी तक का फासला, ए से सी का फासला प्लस सी से डी का फासला, इन दोनों को मिलाए तो ए से डी का फासला बनता है। लेकिन इसको कैसे मैयर कर ले, इसको कैसे मैयर कर, इस कंडीशन से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। किस कंडीशन से, इससे सी डी का मैग्नीट्यूड हमें कब मिलेगा, सी डी का मैग्नीट्यूड ए सी के कब इक्वल होगा अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, या मैं कह सकता हूँ इसको 2 पे डिवाइड कर लें तो ये आएगा, वही बात है। अब अगर ये हमारे पास ए सी की मैग्नीट्यूड क्या है, ए सी की मैग्नीट्यूड बी है, तो फिर ये हमारे पास क्या आ गया, इसको 2 पे डिवाइड करें, अगर ये 4 था तो ये 2 होगा, तो ये हमारे पास क्या बना 1 डिवाइडेड बाई 2 डी वेक्टर। अब हमारे पास ए डी वेक्टर जो है, ए डी को हम कैसे फाइंड करते हैं, हेड टू टेल रूल के साथ। ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर, कनेक्ट द टेल ऑफ द सेकंड विद द हेड ऑफ द फर्स्ट and draw the second vector. The resultant should be drawn from the tail of the first to the head of the last. तो मैं लिख सकता हूँ ए डी के वेक्टर को किस तरह, ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। अब ए डी हमारे पास क्या आएगा, ए सी वेक्टर जो बी है प्लस ए सी वेक्टर बी है और सी से डी वेक्टर क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2 बी वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा 2 प्लस 1 बी वेक्टर। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 3 डिवाइडेड बाई 2 बी वेक्टर ही आएगा। इस तरह हम ए डी को फाइंड करते हैं। अब ए डी हमारे पास क्या हो गया, ए डी हमारे पास क्या हो गया 3 डिवाइडेड बाई 2 बी वेक्टर। ये 1 बाई 2 बी था, ये बी था, इसको ऐड कर ले तो इसका डिनोमिनेटर में 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 2 बी वेक्टर। अब हमें दूसरा फाइंड करना है ओ डी। ओ डी इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है ओ डी। ओ डी को कैसे फाइंड करेंगे, ए बी मौजूद है और ए डी बी मौजूद है, तो मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ये रिजल्टेंट है इनका, दिस इज फर्स्ट वेक्टर, this is first vector and this is second vector, OA plus AD is equal to OB। OB को कैसे फाइंड करेंगे, OB को फाइंड करने के लिए हेड टू टेल रूल हम यूज करेंगे। हेड टू टेल रूल कौन सी है, हेड टू टेल वाली, मतलब जिस तरह मैंने यहाँ पे पढ़ा भी था, इस पॉइंट में मैंने क्लियर किया था, पहले वेक्टर को ड्रॉ कर लो, दूसरे के टेल को पहले के हेड पे रखो, दूसरे के वेक्टर को, रिजल्टेंट यहाँ से फर्स्ट के टेल से लास्ट की हेड पर ड्रॉ होगा। तो अब हमारे पास ओ बी जो है, ओ बी जो वेक्टर है ये वाला ओ सी बी, ओ सी बी, ये तो ओ सी डी वाला है, ये ओ, हाँ ओ डी यहाँ पे मैंने लिखा है गलत, हाँ ओ डी है, ओ डी वेक्टर। तो ओ डी वेक्टर हमारे पास कैसे बनेगा, ओ ए वेक्टर, ओ डी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। तो ओ डी फिर कैसे आएगा, ओ डी इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर हमारे पास क्या है, ए वेक्टर है, प्लस ई डी हमारे पास क्या आया था 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2 बी वेक्टर। इस तरह हम ओ डी को लिख सकते हैं। अब हमारे पास तीसरा एक और है, वो है बी डी। बी डी को कैसे, बी डी ये वेक्टर बी से डी की तरफ, ये वेक्टर की ये डायरेक्शन है, इसका हमें पता है बी सी का, इस ट्रायंगल से हम मेजर करेंगे बी सी किसकी इक्वल है, पैरेलल बी है और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम है, तो ये हमारे पास ए आएगा, इसका पता है हमें वो 1 डिवाइड बाई 2 है। तो फिर ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई होगा ट्रायंगल लॉ या हेड टू टेल रूल, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है और ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास बनेगा, ये वाला इससे फाइंड होगा। तो बी डी को हमने फाइंड करना है, बी डी को कैसे फाइंड कर सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ कि बी डी रिजल्टेंट है किन वेक्टर्स का, बी सी वेक्टर का प्लस सी डी वेक्टर का। तो हम लिख सकते हैं बी डी वेक्टर इज इक्वल टू बी सी, हमारे पास ए वेक्टर है प्लस सी डी हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2 बी वेक्टर है। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक पांचवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ओ ए बी अगर एक ट्राइंगल है, ओ ए जो है वो हमारे पास ए साइड है, ओ बी हमारे पास बी साइड है, एम किस तरह, एम कहाँ पे पॉइंट है, एम जो है वो
ओ ए वेक्टर पे एक पॉइंट है ये, और किस तरह पॉइंट है, मिड पॉइंट है इसका, मतलब इसको बाइसेक्ट करता है। बस बाइसेक्ट पे और बातें नहीं करनी, कई दफ़ा एक्सप्लेन किया है बाइसेक्ट करने का मतलब कि बाइसेक्शन क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। एंड जी एक पॉइंट है जी जो लाई करता है एम बी पे, सच दैट ये कंडीशन है एम जी वाला फासला, एम जी वाला फासला छोटा फासला है और जी बी वाला ज़्यादा है, क्योंकि जी बी को 2 पे डिवाइड करें तो एम जी वाला आता है। इसका मतलब ये है अगर ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है जी से बी का फासला, तो एम जी हमारे पास क्या होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। फिर इस तरह हम इस कंडीशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्टेट इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, इन चारों वेक्टर्स को ए और बी के टर्म्स में आपने लिखना है। तो हमारे पास पहला है ओ एम को कैसे लिखेंगे, ओ एम का हमें अंदाज़ा है, कैसे हम अंदाजा लगा सकते हैं, मिड पॉइंट है, बस मिड पॉइंट पे बहस और करनी ही नहीं है, बहस नहीं करते मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट का हमें पता है कि ये इस साइड को 2 पे डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा, 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ओ एम क्या है हमारे पास, हाफ ऑफ ओ ए वेक्टर है। ओ ए का तो हमें पता है क्या है, वो ए वेक्टर है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, एम बी को कैसे फाइंड कर ले, एम बी को कैसे फाइंड कर ले। एम बी अगर देखा जाए, एम बी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर है। एम बी को अगर देखा जाए तो एम बी यहाँ से इस डायरेक्शन में वेक्टर है, ये इस डायरेक्शन में ओ ए था तो ये ओ एम हो गया, ये एम बी हो गया, और ये हमारे पास ओ बी है। ओ बी मालूम है कि बी वेक्टर है, ओ एम का बी पता चला है क्या है, 1/2 ए वेक्टर है, 1/2 ए वेक्टर है। तो इस ट्रायंगल से हम निकाल सकते हैं एम बी को। एम बी किस तरह बनेगी, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है। अब हेड टू टेल रूल के साथ आप आदी हो गए हैं, हेड टू टेल रूल का आप पता चल रहा है, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड है, और ये ओ बी लास्ट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ओ बी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ओ एम वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर। एम बी को हमने निकालना है, उसको अकेला छोड़ दो, और एम बी को निकालना है, एम बी को अकेला छोड़ दो, यहाँ पे ओ एम को शिफ्ट कर लो। तो मैं लिख सकता हूँ एम बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या, ओ बी वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर। ओ बी हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है, तो मैं लिख सकता हूँ एम बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ओ एम क्या है हमारे पास, 1/2 ए वेक्टर। अब एम बी का भी पता चला है कि क्या है, वो b - 1/2 a है। अब तीसरा हमारे पास कौन सा वेक्टर है, तीसरा है एम जी। एम जी को कैसे फाइंड करेंगे, एम जी को इस कंडीशन से ही फाइंड कर सकते हैं। किस तरह, एम जी को अगर देखा जाए, एम से जी तक का फासला, डायरेक्शन तो यही है, ये वाली, ये डायरेक्शन है। अब अगर इस लाइन से फाइंड करेंगे तो हमें एम जी का भी नहीं पता, वो इस कंडीशन से निकालेंगे, और जी बी जो है वो हमारे पास क्या है, जी बी का इस कंडीशन से जी बी का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे फिर एम जी को, एम जी देखते हैं, थोड़ा सा ट्राई करते हैं इसके मुतालिक। हम लिख सकते हैं एम बी का तो हमें पता है, एम बी का पता है, एम बी वेक्टर का पता है, एम जी निकाल सकते हैं अगर ये हमें इस कंडीशन को हम यूज़ कर लें। मैं पहले लिखता हूँ, एक बार मैं कंडीशन लिखता हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक बार देखते हैं। एम सी बी का वेक्टर, एम बी इसको फाइंड करना है हमें। एम बी वेक्टर मैं कैसे लिख सकता हूँ, एम बी वेक्टर इक्वल है किस चीज़ के, एम जी वेक्टर प्लस एम सी जी वेक्टर प्लस जी से बी वेक्टर, जी से बी वेक्टर, जी बी वेक्टर ये है। अब एम जी हमारे पास है, एम बी तो मालूम है, पहले एम बी को लिखते हैं। एम बी क्या है, b - 1/2 ए वेक्टर। एम बी का हमें पता है, एम जी को
कैसे लिखते हैं? अगर जी बी को इधर छोड़ दे, 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर ले, तो फिर हम लिख सकते हैं ना, इधर ए देख ले एक बार, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2mg इज इक्वल टू जी बी, इसका मैग्नीट्यूड, मतलब अगर जी बी मैग्नीट्यूड को देख ले तो वो इस मैग्नीट्यूड को 2 टाइम्स कर लो, वो जी बी के इक्वल होगा। तो जी बी को मैं 2mg लिख सकता हूँ, जी बी को मैं 2mg लिख सकता हूँ, 2mg, हाँ, जी बी को mg एक ये है, ये अपनी जगह, प्लस जी बी को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2mg। अगर मैंने 2mg लिखा है तो फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये क्या बनेगा 3mg। अगर ये 3mg बन गया, mg को इस साइड पर छोड़ो, इस साइड पे जो भी क्वांटिटी है इस पर डिवाइड कर लो, तो मैं कैसे मैं लिख सकता हूँ mg को, इधर देखते हैं mg को मैं कैसे लिखूंगा, फिर mg मेरे पास क्या बनेगी, ये 3 इस साइड पे डिवाइड कर लो, तो क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 3 इधर मल्टीप्लाइड है, इस साइड पे डिवाइड कर लो, तो क्या बनेगा b वेक्टर 1 डिवाइडेड बाय 3 b वेक्टर माइनस 1 डिवाइड बाय 2 a वेक्टर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो mg हमारे पास क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 3 b वेक्टर माइनस 1 डिवाइड बाय 6 a वेक्टर, दिस इज mg वेक्टर। अब og को देखना है, og कहाँ पे है, og ये वेक्टर है हमारे पास OG। अब OG को कैसे फाइंड करते हैं, हमें OM का भी पता है, OM हमने फाइंड किया है, ये है, MG भी फाइंड किया है हमने, ये है, तो मैं कंडीशन मैं लिखता हूँ, बाकी आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं। ये किस तरह है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, हेटेरोजेनिटी की मदद से हम हमें अंदाज़ा हो जाता है, ये हमें रिजल्टेंट देता है। तो मैं लिख सकता हूँ OG वेक्टर जो है वो किसकी इक्वल है, वो इक्वल है OM वेक्टर प्लस MG वेक्टर। OM की जगह OM वाली रिजल्ट पुट कर लो, MG की जगह MG वाली कैलकुलेट कर लो, आपके पास OG भी फाइंड होगा। अब लास्ट है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है OPR एक ट्रायंगल है, देन मिड पॉइंट ऑफ PR M, मिड पॉइंट है PR का, P से R वाला जो वेक्टर है उसका मिड पॉइंट M है, OP वेक्टर P है और OR वेक्टर R है। फाइंड इन टर्म्स ऑफ P एंड R, इन तीनों को P एंड R की टर्म में हमने फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, PR को देख लो, पहले PR क्या है, यहाँ से यहाँ तक का फासला, तो मैं लिख सकता हूँ PR को फाइंड करने के लिए आसान तरीका है, तरीका क्या है, M मिड पॉइंट है, कहाँ है हमें, M मिड पॉइंट है PR का, M बाइसेक्ट करता है इसको, तो मैं लिख सकता हूँ PR को किस तरह, पहले हमने PR को फाइंड करना है, फिर PM को फाइंड करना है। हाँ, PM तो बाइसेक्ट होता है, पहले PR को कैसे देखते हैं, दिस इज वन वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर, दिस इज थर्ड वेक्टर। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, हेटेरोजेनिटी रूल की मदद से, दिस इज फर्स्ट वेक्टर, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। आपको अंदाजा अब चल रहा है कि हेटेरोजेनिटी रूल की मदद से हमें कौन सी वेक्टर फर्स्ट लगते हैं, कौन सा वेक्टर फर्स्ट होता है और कौन सा वेक्टर सेकंड है। अब ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो मैं लिख सकता हूँ OR वेक्टर, OR जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इक्वल है OP वेक्टर के प्लस PR वेक्टर के। मुझे क्या मालूम करना है, PR मालूम करना है, तो PR को मैं लिख सकता हूँ किस तरह OR, और इसको उधर शिफ्ट कर लो OP, तो मुझे बस पता चल रहा है OR हमारे पास गिवन है वो R वेक्टर है और OP भी गिवन है वो क्या है माइनस P वेक्टर है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास PR हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है PM PR का तो अंदाजा हो गया कि ये PR जो है वो R माइनस P वेक्टर है। अगर ये मिड पॉइंट है इसका, तो मिड पॉइंट से हमें अंदाजा हो जाता है कि PM क्या होगा, PM जो वेक्टर है वो हाफ होगा किसका, PR का। PR का पता है हमें क्या है, R माइनस P, इसको हम इस तरह इन टर्म्स ऑफ P एंड R लिखते हैं। अब तीसरा हमारे पास है क्या, तीसरा हमारे पास है OM को फाइंड करना है। OM ये वेक्टर है, इसको फाइंड करने के लिए हमें
हमें ये ट्रायंगल हम यूज करते हैं क्योंकि ये हमें पता है पी एम क्या है, पी एम हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस आर पी, ये है ना, ये पी एम, ये यहाँ से यहाँ तक का फासला जो है ये हमारे पास ये वाला है पी एम, और ये भी हमें पता है तो हम ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट वेक्टर, दिस इज सेकंड वेक्टर, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर ओ एम रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ओ एम को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ओ एम को लिख सकता हूँ ओ पी वेक्टर प्लस पी एम वेक्टर, ओ पी वेक्टर पी एम वेक्टर। ओ पी का हमें पता है क्या है पी वेक्टर, और पी एम का भी पता है, पी एम क्या है हमारे पास, पी एम हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई 2 आर वेक्टर माइनस पी वेक्टर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ओ एम वेक्टर इज इक्वल टू पी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आर वेक्टर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पी वेक्टर। अब इसको कैलकुलेट कर लो, इस पी को इसके साथ, इस पी के साथ एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, ओ एम हमारे पास फिर क्या बनेगा, ओ एम हमारे पास बनेगा 1/2 आर को लिख लो साइड में, और इसको हम लिख सकते हैं प्लस P1 माइनस इसको 2 माइनस 1 P, हम लिख सकते हैं ओ एम को लिख सकते हैं किस तरह 1 डिवाइडेड बाई 2 आर वेक्टर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 पी वेक्टर, या हम कॉमन ले सकते हैं ओ एम से हम ले सकते हैं कॉमन, या हम लिखते हैं ओ एम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आर माइनस आर वेक्टर माइनस पी वेक्टर। एक लास्ट क्वेश्चन रहता है, वो है क्वेश्चन नंबर 7, उसको आप देख लें, ट्राई कर लें, लेकिन वो भी आसान है, जो मैंने पॉइंट्स एक्सप्लेन की है इंशाल्लाह इनमें से ही कोई ना कोई पॉइंट यूज़ होगा, आप उसको खुद ट्राई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।